लेट्स डू स्टडी विद ट्रिक्स। लर्नर्स, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है पितृसत्तात्मकता, यानी इंग्लिश में कह सकते हैं पैट्रियार्की। ये बीएड सेकेंड ईयर का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर का टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा आज तक भी कभी नहीं हुआ है कि इसके पेपर में ये टॉपिक ना पूछा गया हो। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में सब कुछ डिटेल में समझेंगे। ये क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी विशेषताएं क्या है, जो भी कुछ इससे बन सकता है क्वेश्चन, वो सब कुछ हम इसमें देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट। लर्नर्स, देखिए, आपने अपने आसपास या अपने घर में भी देखा होगा कि लेडीज़ जो होती हैं, अगर वो अनमैरिड है तो वो सब कुछ अपने फादर या ब्रदर की मर्जी से करती हैं। उनकी इजाज़त होती है तो करती हैं, अदरवाइज नहीं करती। और अगर वो मैरिड है तो सब कुछ अपने हस्बैंड की मर्जी से करती हैं, भले ही उसमें उनकी मर्जी कई बार शामिल नहीं भी होती है, फिर भी वो उनकी इच्छा को अपनी इच्छा से ऊपर रखती हैं। ये सब किसका नतीजा है? ये सब पितृसत्तात्मकता यानी पैट्रियार्की का नतीजा है। ये कहाँ से शुरू हुआ, सब कुछ अब हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हम नॉर्मल बोलचाल में या नॉर्मल भाषा में अपनी इसे किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं या किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, पितृसत्तात्मकता से अभिप्राय परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य के शासन से लगाया जा सकता है। वह परिवार की स्त्रियों या बालिकाओं पर अपना वर्चस्व यानी अधिकार रखता है। देखिए, वही बात हो गई ना, जब आप सब कुछ किसी और की मर्जी से, किसी और की इजाज़त से कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका आप पर अधिकार है ना। तो इसी को इन्होंने बोला है, ये नॉर्मल बोलचाल की भाषा हो गई। लेकिन एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है जिल्ला एडजीन्स, उनके अनुसार इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो काफ़ी फेमस भी है। और अगर आप इस एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपके मार्क्स इंक्रीज ही होंगे। तो उन्होंने बोला है, पितृसत्तात्मकता एक राजनीतिक संरचना है जो पुरुष के पक्ष में है। देखिए, ये जो पूरा सिस्टम है पैट्रियार्की का, इसमें एक चीज़ कॉमन है कि इसमें जो भी रूल्स बने हुए हैं, जो कुछ भी बना हुआ है, वो सब किसके फेवर में जाता है? वो सब कुछ जाता है पुरुषों के फेवर में, स्त्रियों के फेवर में नहीं जाता। वो भले से 100 तर्क दें कि हम ये इसलिए किया हुआ है। देखिए, आमतौर पे ये सभी धर्मों की बातें, किसी एक धर्म को नहीं बोल रही हूँ। अगर हम हिंदू समाज में देखें तो क्या होता है कि लेडीज़ के लिए ये है कि भाई उन्हें सिंदूर लगाना है मैरिड वालों को, इससे उन्हें इससे पहचान हो जाएगी कि भाई ये मैरिड है। देखिए, आमतौर पे पुरुष समाज बहुत सारे फायदे गिनाता है कि सिंदूर लगाने के बहुत सारे फायदे हैं, स्किन के लिए बेनिफिशियल है, ये है वो है। लेकिन अगर इतना ही फायदेमंद है तो पुरुष समाज खुद क्यों नहीं लगाता सिंदूर? ऐसे ही अगर हम मुस्लिम समाज में देखें तो उनके लिए पर्दा प्रथा बहुत अनिवार्य की गई है। लाख फायदे गिनाए कि प्रदूषण से बचाता है, स्किन के लिए बेनिफिशियल है, लोगों की बुरी नज़र से बचाता है। लेकिन अगर इतना ही फायदेमंद है तो पुरुष समाज खुद क्यों बुर्के में या पर्दे में नहीं रहता? तो ये सब जो है ये दरअसल किसका है? ये पितृसत्तात्मकता या पैट्रियार्की का नतीजा है। घुमा फिरा के सारे रूल्स उन्होंने अपने फेवर में किए गए हैं और इतना फायदेमंद ये होता नहीं है जितना दरअसल इसे दिखाया जाता है। ठीक, ये तो सिर्फ मैंने 2 एग्जाम्पल्स किए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं पर थोप दी गई हैं, जबकि पुरुष समाज वो चीज़ें नहीं करता। ठीक, तो आगे समझते हैं और क्या है इसमें क्या नहीं। देखिए, ये पितृसत्तात्मकता है। पितृसत्तात्मकता शब्द 2 शब्दों पितृ प्लस सत्तात्मकता के योग से बना है। पितृ का अर्थ है पिता तथा सत्तात्मकता का अर्थ है सत्ता। इस प्रकार पितृसत्तात्मकता से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जहां पिता की सत्ता पुत्र को प्राप्त होती है। पितृसत्तात्मकता में पिता के पश्चात पुत्र के पास अधिकारों का स्थानांतरण होता है, ना कि पुत्री के पास। ठीक है, ये यानी एक ऐसा सिस्टम है इसमें जो पूरी विरासत जाएगी, विरासत बोल सकते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, वो पिता के बाद पुत्र के पास जाती है, पुत्री के पास नहीं ट्रांसफर होती। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं। मनुष्य समाज में उत्पन्न होता है और आजीवन वे समाज का सक्रिय सदस्य रहता है। समाज को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए व्यवस्था और कुछ नियम होते हैं जिनका पालन उसके सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। सामाजिक ताने बाने में परिवर्तन होता रहा है, परंतु ये परिवर्तन अचानक ना होकर दीर्घकालिक होते हैं। इनका कहने का सिर्फ इतना मतलब है इसमें कि समाज का सदस्य है मनुष्य, उसमें पूरे में एक सिस्टम बनाया गया और ये एकदम नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे होता चला गया। और ये किस तरह से हुआ है इसे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्राचीन काल से ही स्त्री व पुरुष के मध्य कार्य का विभाजन कर दिया गया। परिणाम ये हुआ कि कार्य रूढ़ होते गए और कि
पुरुष अमुक कार्य नहीं कर सकता और स्त्रियां अमुक, जबकि ये कार्य विभाजन एक व्यवस्था के तहत किए गए थे। पुरुष को बाहरी कार्यों की जिम्मेदारी इसलिए दी गई क्योंकि स्त्रियों को संतानोत्पत्ति और बच्चों के लालन पोषण का कार्य संपन्न करना होता था। देखिए, जब कोई व्यवस्था ही नहीं थी समाज में तो कार्यों को संपन्न करने में एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। कोई भी कार्य कोई भी कर रहा है, कोई सिस्टमेटिक वे नहीं था, तो सहूलियत के लिए, सिर्फ सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसा किया गया था कि कार्यों को बांट दिया गया था, जिम्मेदारियों को बांट दी गई। किस तरह बांटा गया? देखिए, जो पुरुष होते हैं वो नॉर्मली फिजिकली थोड़े से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कंपैरेटिवली लेडीज़ के, तो इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि बाहर का काम थोड़ा सा शारीरिक रूप से होता है ना, वजन उठाना हुआ, कृषि कार्य करना होता था पहले, इस तरह के कार्य थोड़े शारीरिक रूप से मजबूत होता है, इसलिए उन्हें सौंप दिए गए थे। और क्योंकि छोटे बच्चों को संभालना, बच्चों को जन्म देना, उनका लालन पोषण माँ ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है, इसलिए ये माँ के लिए सौंपा गया था कि दोनों के लिए ये चीज़ सुविधाजनक हो जाएगी, लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स के लिए भी। ऐसा कोई इसमें ये नहीं था कि ये कार्य नीचा है या ये कार्य उच्च है या इसकी वैल्यू ज़्यादा है या इसकी कम है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दो बहन भाइयों के बीच कार्यों को बांट दिया जाए या घर के सदस्यों के बीच घरेलू कार्यों को बांट दिया जाए, इसमें कोई काम ऊंचा नीचा नहीं होता है, सिर्फ सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। शुरुआत इसकी भी इसी तरह से हुई थी, लेकिन ऐसे करते करते जब बहुत टाइम तक यही सिस्टम चला तो ये पूरी स्थिति जो है बहुत रूढ़ हो गई। इसमें ये तय हो गया कि भाई अब जेंट्स घर का काम कर नहीं सकते और लेडीज बाहर का काम कर नहीं सकती। ये चीज़ एकदम स्ट्रांगली जब अप्लाई हुई तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई। देखिए, अब इससे क्या हुआ, परिणाम स्वरूप स्त्री के कार्य को अनुत्पादक माना जाने लगा क्योंकि वे धन का अर्जन नहीं करती और संपूर्ण परिवार को कमाकर खिलाने के लिए पुरुषों का महत्व अत्यधिक माना जाने लगा। आर्थिक अधिकारों के विषय में भी पुरुषों को ही प्रमुखता दी गई। इस प्रकार पुरुष प्रधान समाज की स्थापना हो गई जहाँ स्त्रियों के अधिकार और स्वतंत्रता परिमित थी। देखिए, जब बाहर का यानी कमाने का कार्य पुरुषों के हिस्से में आया और धीरे धीरे ये एक सिस्टम बनता चला गया कि अब वही ये कार्य करेगा, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ा दी गई समाज में। ये समझा जाने लगा क्योंकि महिलाएं घर का कार्य कर रही हैं तो वो अनुत्पादक है, यानी उनकी भूमिका थोड़ी सी कम हो गई, उनकी भूमिका कम हो गई। और क्योंकि पुरुष कमाकर खिला रहा है इसलिए उसकी जो भूमिका है वो उत्पादक वाली मानी जाने लगी। ठीक है, तो इसलिए जो ये पूरा सिस्टम बनकर तैयार हुआ, इसमें क्या हुआ कि स्त्रियों के जो अधिकार थे और उनकी जो स्वतंत्रता थी वो कम हो गई, परिमित हो गई, इतना उसका वाइड स्पेस नहीं रहा उसके अधिकारों का, उसकी स्वतंत्रता का। ठीक, तो अब ये तो हुई एक कॉमन जो हमें पूरा डिफाइन कर दिया, अच्छे से समझा दिया कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे बढ़ा, कैसे कैसे इसकी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल हुई। लेकिन अब हमें इसकी विशेषताएं अलग से पूछता है तो उसे हमें करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी पहली विशेषता तो यही हो गई कि पुरुष प्रधान समाज बन गया इससे। ठीक, दूसरी हो गई पुरुषों के पास अधिक विस्तृत हो गई, ये अभी हमने समझा कि कैसे हुआ, पुरुषों का विशेष महत्व हो गया। देखिए, अब जब पुरुष की भूमिका ज़्यादा है, मान ली गई, मतलब ज़्यादा है से मतलब मान ली गई सिस्टम के तहत, तो इसके तहत पुत्र की जो है वैल्यू थोड़ी ज़्यादा मानी गई, पुत्री की कम। तो इस वजह से जहाँ पर पुत्र पैदा हुआ उसमें ज़्यादा खुशी मनाई गई, जहाँ पुत्री पैदा हुई वहाँ कम खुशी मनाई गई। तो ये चीज़ जो शुरू हुई, जो आज तक हमारे समाज में मौजूद है, ये वहाँ से शुरू हुई थी। ठीक, आगे समझते हैं। पितृसत्तात्मकता में विवाह के पश्चात आने वाली स्त्रियां पति और पुत्र तथा अविवाहित बालिकाएं पिता और भाई के संरक्षण में रहती हैं। ये तो आज तक चला आ रहा है। खैर, स्त्री के पास संपत्ति और उत्तराधिकार संबंधी अधिकार नहीं होते। जी हाँ, आप देखते हैं अपने आसपास फाइनेंशियली जितने भी फैसले होते हैं या जो भी स्टेप्स लेने होते हैं वो पुरुष समाज करता है। स्त्रियां इन फैसलों से, इन टॉपिक से, इन मुद्दों से लगभग दूर ही रहती हैं या उनकी जो इसमें स्थिति होती है वो सेकेंडरी हो जाती है कहीं ना कहीं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। पितृसत्तात्मक समाज में निर्णय शक्ति पितृसत्तात्मक समाज में निर्णय शक्ति पुत्रों के हाथ में निहित होती है। आप देखते हैं, ये तो हुई सिर्फ फाइनेंशियल की बात नहीं, बाकी फैसले भी जो होते हैं घर के, समाज के, उस सब में जो मुखिया होता है नॉर्मली 95% केसेस में तो पुरुष ही होता है। स्त्रियां बहुत कम होती हैं कि कहीं किसी संस्था में या कहीं पर मुखिया हैं। ठीक है, शक्ति और अधिकारों का हस्तांतरण पिता से पुत्र की ओर होता है, ना कि पुत्री की ओर। यह हमने देखा किस तरह से होता है। पुरुष की भूमिका स्त्री की भूमिका से ऊपर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, पिता के नाम से वंश चलता है। आप आज भी देखते हैं सभी के सरनेम जो मैक्सिमम होते हैं, कुछ रेयर केसेस को अगर हम छोड़ दें तो मैक्सिमम लोगों के सरनेम उनके फादर के नाम के साथ होते हैं, ना कि अपनी मदर के नाम के साथ। उनका वंश नहीं चलता है, फादर से वंश चलता है। ठीक,
बच्चों का निर्वाह पिता के घर में होता है। अब देखिए होता है ना, अगर किसी कहीं पे ऐसा हो रहा है कि लड़की के घर पे यानी मायके में अगर कोई लड़का गया है शादी के बाद, तो उसे अच्छा तो नहीं माना जाता ना, उसे तरह तरह के टॉन्ट किए जाते हैं उस पर कि घर जमाई है, ये है, वो है। जबकि सेम केस में लड़की भी तो अपना घर छोड़ के आ रही है, तब तो कोई नहीं कहता। तो ये वही है कि ये फर्क वाली बात हो गई, ये इसी वजह से शुरू हुआ, ये इसी सिस्टम के तहत होता है आज भी। अगला देखते हैं, महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं, आर्थिक मुद्दों पर ही पुरुषों का ही अधिकार होता है। ये हम पीछे समझ चुके हैं कैसे होता है। तो यहाँ हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए ये हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप स्क्रीनशॉट्स लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह से लिखा गया है कि एज इट इज़ आप इसे ऐसे ही लिख सकते हैं। आपको इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और आपको अगर बीएड या डीएलएड के या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई टॉपिक चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर लेकर आएंगे। और बस आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब में आपका कुछ भी नहीं जाता, बस हमें थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिलता है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।